शमशान में एक्टिंग सीखने वाला वो एक्टर जिसे बॉलीवुड ने तबाह कर दिया। बॉलीवुड का एक ऐसा कलाकार जिसने एक्टिंग शमशान में बैठकर सीखी, जहां जाने से लोग थर थर कांपते थे। इस कलाकार के लिखे डायलॉग्स को बोलकर अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए और गोविंदा जैसे एक्टर इन्हें अपने बाप की तरह मानते थे। इनके पास इतने पैसे थे कि चाहते तो महल खड़ा कर सकते थे, लेकिन एक फकीर की तरह जिंदगी गुजारी और गुमनाम होकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। कौन थे ये कलाकार, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कादिर खान के बारे में। जी हां दोस्तों, कादिर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1930 के दिन अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। उनसे पहले कादिर खान के पेरेंट्स के और 3 बेटे हुए थे, लेकिन किसी वजह से जब वह सभी 7-8 साल के हुए तो उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से कादिर खान की मां इकबाल बेगम के मन में ये डर बैठ गया था कि अफगान की हवा में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उनके बेटों की मौत होती जा रही है। इसलिए जब कादिर खान का जन्म हुआ तब उनकी मां ने उनके पिता से जिद करके उन्हें अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मना लिया, जिसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ दी और मुंबई के कमाठीपुरा में आकर बस गए। अब क्योंकि कादिर खान के पिता गरीब थे और उनका अफगानिस्तान में ही जिंदगी गुजार पाना मुश्किल था, ऐसे में जब वह मुंबई जैसे बड़े शहर में आए तो उनकी हालत और भी बुरी होती चली गई, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स के बीच आए दिन लड़ाइयां होने लगीं और बहुत जल्द दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। कादिर खान के नाना को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने उनकी मां की शादी एक कारपेंटर से करवा दी जो कि बहुत ज्यादा अब्यूसिव थे। वहीं कादिर खान के पिता, जो एक दरगाह में काम करते थे, वह भी उनके कुछ खास मदद नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कादिर खान को कई बार भीख तक मांगनी पड़ी, क्योंकि खाली हाथ घर नहीं जा सकते थे। कादिर खान जब थोड़े बड़े हुए तब उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे या दूसरे बच्चों की तरह कोई छोटा मोटा काम करके घर चलाने में अपनी मां की मदद कर सकते थे। तब उन्होंने दूसरा रास्ता चुनने का फैसला किया और एक फैक्ट्री में काम मांगने के लिए जाने लगे। लेकिन इससे पहले कि फैक्ट्री जाते उनकी मां ने उन्हें रोक लिया और उनको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। यह वह लम्हा था जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, क्योंकि इसके बाद कादिर खान ने पूरा मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया, जिनसे आगे चलकर उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। इस दौरान जब भी कादिर खान कोई ऐसा आदमी को देखते जिसके बोलने या चलने का तरीका थोड़ा अलग होता था, तो कादिर खान उसे गौर से देखते और फिर घर के पास कब्रिस्तान में जाकर उनकी नकल उतारते थे। एक बार एक आदमी ने उन्हें ऐसा करते नोटिस किया, जिसके बाद उसने 8 साल के कादिर खान को एक प्ले में रोल भी दिया। वो प्ले था रोमियो जूलियट, जिसमें कादिर खान रोमियो बने थे। इसलिए लोगों को उनकी एक्टिंग इतनी पसंद आई कि पूरे हॉल के लोगों ने खड़े होकर कादिर खान के लिए तालियां बजाई। वही एक आदमी ने कादिर खान को 100 रुपए का नोट देकर कहा कि वह ये नोट अपने पास हमेशा रखें। एक दिन ये 100 का नोट लाखों में बन जाएगा। कादिर खान ने जब अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की तब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मुंबई के फेमस इस्माइल यूसुफ कॉलेज गए, जहां लोगों ने जबरदस्ती उन्हें थिएटर ग्रुप ज्वाइन करवाया। वो सभी उनकी एक्टिंग के दीवाने थे। कादिर खान यहां अपने पहले नाटक की तैयारी कर रहे थे। तब वो जो रोल कर रहे थे उसे पढ़कर उन्हें लगा कि वह रोल कुछ अधूरा सा है। इसलिए वो नाटक के डायरेक्टर के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वह इस रोल में अपने हिसाब से थोड़ा बदल सकते हैं। डायरेक्टर तुरंत मान गए, जिसके बाद कादिर खान ने उस रोल को फिर से अपने हिसाब से लिखा। और जब कादिर खान अपना लिखा हुआ प्ले डायरेक्टर के पास लेकर गए तो उसे पढ़ने के बाद वह कादिर खान से इतना इंप्रेस हुए कि वह प्ले ही उनके नाम पर कर दिया। उस प्ले का नाम था ताश के पत्ते, जो सबको बहुत पसंद आया। लेकिन कादिर खान थिएटर करने में ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं थे, इसलिए जैसे उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई उन्होंने कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह वहां ज्यादा दिन तक जॉब नहीं कर पाए, जिसके बाद उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें MH साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में टीचर का जॉब ऑफर किया, जिसे कादिर खान ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। कादिर खान यहां बच्चों को अप्लाइड मैकेनिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जिसे आमतौर पर बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन ये कादिर खान ही थे जिन्होंने इस बोरिंग सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ाना शुरू किया कि उनकी क्लास हमेशा फुल रहने लगी, जिसकी वजह से उन्हें बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड तक मिला था। यहीं पर कादिर खान अपने बचे हुए वक्त में एक बार फिर थिएटर करने का फैसला करते हैं। यहाँ वह खुद लिखते और उनमें एक्टिंग भी करते।
धीरे धीरे उनका नाम इतना बड़ा हुआ कि उनके हर प्ले को देखने के लिए बॉलीवुड के फेमस लोग जैसे दिलीप कुमार और नरेंद्र बेदी जैसे लोगों का नाम शामिल था। यहीं पर नरेंद्र बेदी ने कादिर खान को अपनी फिल्म जवानी दीवानी के डायलॉग लिखने का ऑफर दिया। उसके लिए उन्हें 1500 रुपए मिले। उस दौर में डायलॉग राइटर्स किसी फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए 1 हफ्ते का टाइम लेते थे, लेकिन कादिर खान ने वही काम सिर्फ 3 घंटे में करके दे दिया। नरेंद्र बेदी ने जब उसे पढ़ा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई आदमी इतनी जल्दी इतने अच्छे डायलॉग कैसे लिख सकता है। यही वो टाइम था जिसके बाद कादिर खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे। अब उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। जवानी दीवानी के डायलॉग लिखने के लिए जहां उन्हें सिर्फ 1500 मिले थे, वहीं अब एक फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए उन्हें 20,000 रुपए मिलने लगे। कमाल की बात यह है कि कादिर खान ने खुद कभी किसी डायरेक्टर को अपनी फीस बताई नहीं थी। लोग खुद ही उनके पास आते और पैसे देकर चले जाते थे। तभी एक दिन उन्हें बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने अपने ऑफिस बुलाया और उनसे कहा कि उन्होंने उनका बहुत नाम सुना है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फिल्म का क्लाइमेक्स लिखो। अगर वो क्लाइमेक्स मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें अपने सर पर बैठा कर रखूंगा, लेकिन अगर मुझे वो पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारे सामने ही फाड़ दूंगा। मनमोहन देसाई की यह बात कादिर खान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने उनकी बात को चैलेंज की तरह लिया और पूरी रात जाकर फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा और अगले दिन वह सीन लिखकर मनमोहन देसाई के पास पहुंचे, जिसे देखकर पहले तो मनमोहन देसाई को यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तुरंत कादिर खान को एक तोशिबा टीवी और रेडियो सेट गिफ्ट किया। साथ ही उन्हें अपने आने वाली फिल्मों के डायलॉग लिखने का ऑफर दिया। तब उन्होंने कादिर खान से पूछा कि वह डायलॉग लिखने के लिए कितने पैसे लेंगे। तब कादिर खान ने बताया कि उन्हें 25,000 रुपए मिलते हैं। तब मनमोहन देसाई ने कहा कि मनमोहन देसाई के फिल्म के राइटर की फीस सिर्फ 25,000 नहीं हो सकती। यह कहकर उन्होंने कादिर खान को 1,21,000 रुपए का चेक दे दिया। इसके कुछ दिन बाद मनमोहन देसाई की फिल्म रिलीज हुई, जिसका क्लाइमेक्स कादिर खान ने लिखा था और फिल्म के हीरो राजेश खन्ना थे। ये वो दौर था जब इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर फिल्म किसने बनाई है या उसे लिखा किसने है, क्योंकि लोग राजेश खन्ना के नाम होने पर ही बस फिल्म देखने चले जाया करते थे। जब फिल्म रिलीज हुई तो ऐसा पहली बार हो रहा था कि लोग राजेश खन्ना से ज्यादा फिल्म के क्लाइमेक्स की तारीफ कर रहे थे। वो फिल्म थी रोटी, जो इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी। इसके बाद कादिर खान ने राजेश खन्ना की कई फिल्मों के स्क्रीन प्ले या डायलॉग लिखे, जिनमें महाचौर, छैला बाबू, धर्मकांटा, 50-50, नया का दम और मास्टर जी का नाम शामिल है। इस दौरान उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म दाग में भी एक्टर काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्हें पसंद किया गया। इसके बाद कादिर खान ने कुछ फिल्मों में साइड रोल की। तब उनके कुछ डायरेक्टर्स ने उन्हें फिल्म के मेन विलेन के रोल ऑफर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह कमाल के राइटर और एक्टर तो थे ही, साथ ही उनकी आवाज में वह दम था जो लोगों को अपनी सीट पर बैठने पर मजबूर कर देता था। इसके बाद कादिर खान ने बॉलीवुड में ऐसा विलन अपनी पारी की शुरुआत की। यहां भी लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया। कादिर खान की राइटिंग की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो एक्टर को ध्यान में रखकर डायलॉग लिखते थे, जिसकी वजह से जब एक्टर वो डायलॉग पर्दे पर बोलता था तो लोग ताली बजाए बिना नहीं रह पाते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है। कादिर खान ने कूली, देश प्रेमी, सुहाग, परवरिश, अमर अकबर एंथनी, शराबी, अग्निपथ, लावारिस और मुकद्दर का सिकंदर के डायलॉग लिखे थे। ये वो फिल्में हैं जिनकी वजह से अमिताभ एक फ्लॉप एक्टर से एंग्री यंग मैन बनकर सुपरस्टार बन गए। यहां तक कि नमक हलाल के जिस क्रिकेट कॉमेडी सीन की आज भी तारीफ होती है, उसे कादिर खान ने लिखा था। लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि जब अमिताभ किसी डायलॉग को लेकर फंस जाते थे, तब कादिर खान ने अपनी आवाज में वो डायलॉग डब करके भेज देते थे, जिन्हें सुनकर अमिताभ उसे जैसे का तैसा बोल देते थे। कहते हैं कि जब मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग चल रही थी, तब स्टेज वाले सीन में अमिताभ ठीक से डायलॉग नहीं बोल पा रहे थे। तब कादिर खान ने अपनी आवाज में वह डायलॉग डब करके उनके पास भिजवाया और उनसे कहा कि वो रात भर इसकी प्रैक्टिस करके अगले दिन बोल दें। अमिताभ ने वैसा ही किया और अगले दिन जब उन्होंने वह डायलॉग बोला तो हर कोई बस अमिताभ को देखता ही रह गया।
यहां तक जब फिल्म रिलीज हुई, जब पर्दे पर लोगों ने इस सीन को देखा तो लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। कादिर खान अपनी मां के बहुत क्लोज थे। यह बात उनकी राइटिंग में साफ नजर आती है। वह ऐसे सीन को ऐसे लिखते थे कि पर्दे पर देखने वाले को यकीन ही नहीं होता था कि वह कोई फिल्म देख रहा है, फिर चाहे वह मुकद्दर का सिकंदर हो या फिर कूली। आज अमिताभ जिस शिखर पर बैठे हैं, उन्हें वहां तक पहुंचाने का क्रेडिट कादिर खान को ही जाता है। हालांकि जब अमिताभ बड़े सुपरस्टार बन गए तब उनमें घमंड भी आ गया, जिसकी वजह से कादिर खान उनसे दूर हो गए। लेकिन उन्होंने अमिताभ को हमेशा अपना दोस्त ही मानते थे। लेकिन अमिताभ ने इसके बाद उन्हें पलट कर नहीं देखा। तब भी जब कादिर खान अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, अमिताभ उन्हें देखने तक नहीं आए। ऐसा कुछ हाल ही गोविंदा का भी था। कादिर खान और गोविंदा ने एक साथ 41 फिल्मों में काम किया। इनमें से 15 फिल्में दोनों ने डेविड धवन के साथ की थीं, जिसमें राजा बाबू, साजन चले ससुराल, अंखियों से गोली मारे, गोली नंबर 1, आंटी नंबर 1, हीरो नंबर 1 और दुल्हे राजा सुपरहिट रही। यहां तक कि गोविंदा कादिर खान को अपने पिता की तरह मानते थे। ये बात उन्होंने मीडिया में भी कही थी। लेकिन जब कादिर खान बीमार थे तब गोविंदा भी उन्हें देखने कभी हॉस्पिटल नहीं गए। यहां तक कि उन्होंने फोन करके कभी उनका हालचाल तक नहीं पूछा। अपने आखिरी दिनों में कादिर खान को बस यही शिकायत थी कि जिस बॉलीवुड के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, उस बॉलीवुड ने उन्हें उनके आखिरी दिनों में भुला दिया। आज जहां बॉलीवुड वाले ऐसे लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देते हैं जिन्होंने कादिर खान के मुकाबले काम ही नहीं किया, वहीं कादिर खान को आज तक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं दिया गया, न ही इस बारे में कभी कोई बातें हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें।